स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन में। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं और कैसे उनको क्लासिफाई किया गया था। तो शुरू में बच्चों बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए गए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो ऐसा ही एक अटेम्प्ट जो था वो एरिस्टोटल ने भी लिया ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो वो क्या था, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई जब किया तो उन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी ही क्लासिफाई कर दिया। तो उन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली दो ही तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। वो कौन से हैं? एक ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स और दूसरे कौन से हैं? एनिमल्स। तो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दी, सबसे पहली जो ये क्लासिफिकेशन थी, इसमें सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्लासिफाई किया गया इनटू टू ग्रुप्स। एक था प्लांट्स का और दूसरा था एनिमल्स का। अब जो इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया तो फर्दर उनकी तीन जो थी वो सब कैटेगरीज फॉर्म करी। एक थी बच्चों हर्ब्स की और दूसरी थी श्रब्स के लिए, फिर उन्होंने फॉर्म करी थर्ड कैटेगरी ट्रीज के लिए। अब जो एनिमल्स थे उनके अकॉर्डिंग उनको उन्होंने दो फर्दर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। वो क्या कौन से ग्रुप से या किस बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया गया? वो था कि जो एनिमल्स जिनके पास एक तो जिनके पास ब्लड रेड कलर का है, हैव रेड ब्लड, और कुछ ऐसे जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, डोंट हैव रेड ब्लड। तो इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, एक प्लांट्स बच्चों, दूसरा एनिमल्स। अब जो प्लांट्स हैं उनको फर्दर तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया, एक हर्ब्स, दूसरा श्रब्स, फिर ट्रीज। और जो एनिमल्स थे उनको क्लासिफाई कर दिया दो फर्दर ग्रुप्स में। वो कौन से थे? एक ऐसे एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड होता है और दूसरे एनिमल्स ऐसे जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता। तो ये थी एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन था बच्चों, इसमें भी ऑर्गेनिजम्स को दो ही ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया, बट अब उनके कैरेक्टर्स जो थे वो कुछ और जो थे कंसिडर किए गए। अब जो ये क्लासिफिकेशन थी वो किसने दी? लिनस ने। तो अब इसमें प्लांट्स जो थे उनको एनिमल्स से कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया? कहते प्लांट्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। मतलब इन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रोफ्स हैं वो क्या है? वो प्लांट्स हैं। और उन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल्स के अराउंड क्या प्रेजेंट रहती है? सेल वॉल। अब तीसरा इन्होंने एक और पॉइंट कंसिडर किया कि जो प्लांट्स होंगे वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो मूव नहीं कर सकते होंगे। तो मतलब वो क्या है? अनएबल टू मूव। और इसके उल्ट जो एनिमल्स थे उनके केस में उन्होंने क्या बोला कि जो एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रोप्स होंगे, मतलब वो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो और वो साथ ही के साथ मूव भी कर सकते होंगे। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर दो ही ग्रुप्स में डिवाइड करा गया, एक था प्लांट्स और दूसरा क्या था? एनिमल्स। बट जो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी बच्चों, ये सफिशिएंट नहीं थी, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी बच्चों? चलिए देखते हैं। इसमें एक तो यूकैरियोट्स जो थे उनको प्रोकैरियोट्स के साथ रख दिया गया, मतलब यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स वर ग्रुप टुगेदर। उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, उनको अलग अलग नहीं रखा गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि इन्होंने साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया को किसके साथ रख दिया? प्लांट्स के साथ। अब जो साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया है बच्चों, वो क्या है? वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं, तो उनको प्लांट्स के साथ रख दिया। प्लांट्स क्या है? यूकैरियोट। तो पहला ये एक ड्रॉबैक इस किंगडम सिस्टम का था, तो इसलिए भी इसको कंसिडर नहीं किया गया। और दूसरा इसमें क्या किया गया? जो ऑटोट्रोप्स थे उनको हेटेरोट्रोप्स के साथ रख दिया। अब इन्होंने ऑटोट्रोप्स एंड जो
हेटेरोट्रोप्स हैं उनको भी इकट्ठा रख दिया। इसमें भी प्रॉब्लम थी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी बच्चों, अब इसमें जो फंजाई है जो कि हेटेरोट्रोप है उसको इन्होंने रख दिया किसके साथ, ऑटोट्रोप यानी प्लांट्स के साथ। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, इसलिए भी ये किंगडम जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। अब थर्ड पॉइंट इसमें क्या था, इन्होंने जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको यूनिसेलुलर के साथ ही रख दिया। अब यूनिसेलुलर दोबारा से लिखते हैं, खचपच मच गई है। इन्होंने यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी इकट्ठा रख दिया। तो ये भी एक ड्रॉबैक हुई। तो मतलब अगर हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं किसकी, प्रोटोजोआ की। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि प्रोटोजोन्स को इन्होंने मल्टीसेलुलर एनिमल्स के साथ रख दिया। सो दिस वाज आल्सो प्रॉब्लम। इस सिस्टम में एक और प्रॉब्लम थी कि इन्होंने सिंपल ऑर्गेनिजम्स, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे उनको डिफरेंशिएट नहीं किया, किनसे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स से। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में इन्होंने क्या नहीं बताया, डिफरेंस नहीं बताया। तो अगर ये डिफरेंस नहीं बताया तो इन्होंने क्या किया, मतलब सिंपल ऑर्गेनिजम्स मतलब प्रोटोजोन्स जिनके पास एक ही सेल है उनको इन्होंने ह्यूमंस के साथ जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ रख दिया। तो ये भी एक इस सिस्टम की प्रॉब्लम थी। तो इस सिस्टम में टोटल 4 प्रॉब्लम्स थी। वो क्या, एक तो इन्होंने यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स के साथ रख दिया, फिर इन्होंने मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा रख दिया, फिर इन्होंने ये नहीं बताया कि डिफरेंस क्या है सिंपल ऑर्गेनिजम्स या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में। और एक और बात जो कि क्या थी कि ऑटोट्रोफ्स एंड हेटेरोट्रोफ्स को भी इन्होंने अलग अलग नहीं रखा, उनको भी एक ही कॉमन ग्रुप में रख दिया। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स विद द सिस्टम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। अब जो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो कि अर्नस्ट हेकल ने 1866 में दी थी। अर्नस्ट हेकल कौन थे, ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर थे। इन्होंने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरह ही अपने 2 किंगडम्स को बनाए, मतलब किंगडम प्लांटिया एंड एनिमलिया तो सेम ही रखा, बट एक एडिशनल किंगडम इसमें ऐड कर दिया। वो क्या था, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटोजोन्स हो गए या बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोन्स बच्चों, बैक्टीरिया और एल्गा को क्लासिफाई करने के लिए इन्होंने ये किंगडम बनाया था। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके पास टिश्यू सिस्टम नहीं है जैसे कि एल्गा एंड फंजाई को इन्होंने क्लासिफाई करने के लिए ये एडिशनल किंगडम इसमें ऐड किया था। सो दिस वाज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ जो कि क्या है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन थी ये किसने दी थी, ये दी थी कोपलैंड ने 1956 में दी थी ये क्लासिफिकेशन। तो इस सिस्टम में 4 तरीके से क्लासिफिकेशन करी गई। इसमें पहले 3 जो किंगडम्स थे वो तो सेम ही रखे गए, मतलब किंगडम इन्होंने एनिमेलिया सेम रखा, किंगडम प्लांटे इन्होंने सेम रखा, किंगडम जो प्रोटिस्टा था वो भी सेम रखा। एडिशनल जो कोपलैंड ने ऐड किया वो क्या था, किंगडम मोनेरा। क्या था, किंगडम मोनेरा। अब इसमें क्या डिफरेंस था पिछले सिस्टम से, इसमें ये डिफरेंस था कि इन्होंने जो किंगडम मोनेरा बनाया उसमें स्पेशली इन्होंने
कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे? इन्होंने रखे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। तो ये डिफरेंस था पुराने सिस्टम से। उन्होंने क्या किया था किंगडम प्रोटिस्टा में? बैक्टीरिया, एल्गा एंड प्रोटोजोन्स को एक ही सिस्टम में रखा था। अब जो इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा बनाया ना, इस केस में इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में चेंज कर दिया। वहां से उठा करके बैक्टीरिया एंड जो ब्लू ग्रीन एल्गा है उनको एक नए किंगडम में, मतलब किंगडम मोनेरा में रख दिया। और इस सिस्टम में जो किंगडम प्रोटिस्टा था उसमें फंजाई, एल्गा एंड प्रोटोजोन्स को रखा गया। अब इन सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए दो डिफरेंट किंगडम्स हैं, बट जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसमें किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही इन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था। मगर अब जो बैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गा है उसको क्या कर दिया गया? उसको टोटली डिफरेंशिएट कर दिया। किससे? प्रोटोजोन्स, फंजाई एंड एल्गा से। तो ये क्या था? ये था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो चलिए अब शुरू करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ, जो कि 1969 में किसने दी थी? R.H. विटाकर ने। और ये R.H. विटाकर कौन थे? ये एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे बच्चों। इन्होंने क्या किया? ऑर्गेनिजम्स को उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफाई किया और उनके सेल्स की कॉम्प्लेक्सिसिटी के बेसिस पर क्लासिफाई किया, या ऑर्गेनिजम्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पर क्लासिफाई किया। और चौथा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखते हुए इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। इनके सिस्टम ने पुराने सिस्टम्स को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वो सिस्टम्स जो थे वो बहुत सिंपल थे। वो सिस्टम सिर्फ ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ही उनको क्लासिफाई करते थे। अब इस सिस्टम को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 5 किंगडम्स इन्वॉल्व थे। वो कौन से किंगडम्स थे? एक था बच्चों किंगडम मोनेरा, फिर था इसमें किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम था बच्चों किंगडम फंजाई, जिसको फंगी भी बोलते हैं कहीं। फिर उसके बाद था किंगडम एनिमेलिया, और जो 5th था उसमें क्या था? प्लांट्स की बात हुई तो किंगडम प्लांटिंग। तो इनके सिस्टम में 5 किंगडम्स इन्वॉल्व थे। कौन से किंगडम्स इन्वॉल्व थे बच्चों? एक था किंगडम मोनेरा, फिर था किंगडम प्रोटिस्टा, फिर था फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे। तो टोटल 5 किंगडम्स इस क्लासिफिकेशन के अंडर हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो किंगडम मोनेरा था उसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरियाज की बात हुई, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको किस में रखा गया? किंगडम मोनेरा के अंडर रखा गया। मतलब कि बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, सबको इन्होंने किस में रख दिया? किंगडम मोनेरा में रख दिया। जो ये 5 किंगडम्स थे इनको हम 1 बाय 1 इन डिटेल कवर करेंगे, बट आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो जो किंगडम मोनेरा था बच्चों, इसके अंडर मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स की बात करी गई। मतलब इसके अंडर बात करी गई बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा की। अब जो ये किंगडम है इसके अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या है? प्रोकैरियोटिक इन नेचर है एंड माइक्रोस्कोपिक है। तो प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की इस किंगडम के अंदर बात करी गई। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा को हमने इस किंगडम के अंदर पढ़ना है। अब जो ये किंगडम मोनेरा है, जो इसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, वो प्रोकैरियोट है। मतलब क्या है इस बात का मतलब ये है कि जिनके पास अपना डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, अपना कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, उनकी बात हम करने वाले हैं। अभी किंगडम मोनेरा के अंदर जो आर्किबैक्टीरिया है बच्चों, उसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरियाज आते हैं? इसके अंदर वो बैक्टीरियाज आते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में
में मिलते हैं। और ये बैक्टीरिया का जो ग्रुप है वो सबसे एंशियंट बैक्टीरियाज या ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। अब इसमें वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक इन नेचर हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स का प्रोकैरियोटिक होने का मतलब क्या है कि इनके पास अपना कोई अच्छा या अच्छे से फॉर्म हुआ न्यूक्लियस नहीं है, या न्यूक्लियस का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, या सेल का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। आर्के बैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़ने हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जो है बच्चों कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि मिथेन गैस फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो जो बच्चों ये मिथेनोजेंस हैं ये कहाँ पर मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें कैटल एनिमल्स के गट के अंदर। तो वहाँ पर एनारोबिक कंडीशंस में ये सर्वाइव करते हैं। और यही जो ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, इनको मिथेनोजेंस कहने का कारण ये है क्योंकि ये मिथेन गैस फॉर्म करते हैं। तो ये क्या फॉर्म करते हैं बच्चों? मिथेन गैस फॉर्म करते हैं, मतलब कि CH4 जो है उसको ये फॉर्म करते हैं। अब ये मिथेनोजेंस कहाँ पर मिलते थे? ये मिलते हैं हमें कैटल एनिमल की गट के अंदर। और ये कैसे इनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? ये एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर जो कि आर्की बैक्टीरिया के अंदर ही हमें कवर करनी है। वो क्या है? वो है हेलोफाइल्स की। हेलो वर्ड का मतलब क्या है बच्चों? वो वाले बैक्टीरियाज जो कि सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं। जो बच्चों हेलोफाइल्स हैं वो हमें कहाँ पर मिलते हैं? सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं ये भी एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, तो ये भी एनारोबिक कंडीशंस में रहेंगे। बच्चों जो ये हेलोफाइल्स हैं इनका एक और फीचर है कि ये पर्पल कलर का पिगमेंट डेवलप कर सकते हैं जब इनके ऊपर हाई इंटेंसिटी की लाइट फॉल करती है, और ये ATP फॉर्म करते हैं। तो इनके बारे में ये बात आपने याद करनी है। तीसरी जो बात है जो हम याद करेंगे यहाँ से वो क्या है? वो है कि आर्के बैक्टीरिया के अंदर एक तीसरी और टाइप एग्जिस्ट करती है। वो कौन से टाइप के बैक्टीरिया हैं? वो है थर्मोएसिडोफाइल्स। वो कौन से हैं? थर्मोएसिडोफाइल्स। वेट अ सेकेंड, हम इसको थोड़ा इधर मूव कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा इधर को है ये टेक्स्ट जी। तो आर्के बैक्टीरिया के अंदर एक और टाइप है थर्मोएसिडोफाइल्स। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं बच्चों जो कि थर्मो से इंडिकेट होता है, जो कि हाई टेम्परेचर पर रहते हैं और एसिड ये फॉर्म करते हैं। मतलब क्या है? ये बेसिकली हाई टेम्परेचर वाले जो झरने हैं, स्ट्रीम्स हैं, वहां पर ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे बैक्टीरियाज जो हैं बेसिकली क्या करते हैं? सल्फर की ऑक्सीडेशन कर देते हैं। वहां से क्या फॉर्म कर देते हैं? या तो सल्फर ऑक्साइड फॉर्म कर देंगे, सल्फर ऑक्साइड फॉर्म कर देंगे, मतलब SO2 फॉर्म कर सकते हैं, या फिर ये क्या कर सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं, मतलब H2SO4 ये फॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर की कलरेशन है बच्चों वो क्या हो जाती है? वहां पर कुछ ग्रीनिश, येलोइश, रेडिश कलर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो बैक्टीरियाज हैं जो ये कलरेशन या ऐसे एसिड्स या फिर ऑक्साइड्स फॉर्म कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। तो आर्के बैक्टीरिया के अंदर हमने 3 तरह के बैक्टीरियाज पढ़े। मिथेनोजेंस जो कि क्या फॉर्म करते हैं? मीथेन गैस। और ये एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। और जो हेलोफाइल्स हैं ये कहाँ पर रहते हैं बच्चों? ये सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं, ये भी एनारोबिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। और जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये पर्पल कलर का पिगमेंट जो डेवलप करते हैं और ATP फॉर्म करते हैं। जो थर्मोएसिडोफाइल्स हैं बच्चों वो क्या करते हैं? वो एसिड फॉर्म कर सकते हैं और सल्फर के ऑक्साइड्स फॉर्म कर सकते हैं। So these were the bacteria, those comes under archaebacteria.
बच्चों अभी हम बात करने वाले हैं यूबैक्टीरिया के बारे में। जो यूबैक्टीरिया है बच्चों, उसके केस में क्या होता है कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि क्या है, ओमनी प्रेजेंट हैं। तो मतलब यूबैक्टीरिया के अंदर हम वो सारा बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं जो कि क्या है, सिंगल सेल से बना है और वो ओमनी प्रेजेंट है, मतलब हर जगह प्रेजेंट होता है ऐसा बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूबैक्टीरिया। अब जो यूबैक्टीरिया है बच्चों, उसमें हमें काफ़ी सारी शेप्स पढ़ने को मिलती हैं। वो कौन सी शेप्स हैं, चलिए देखते हैं। तो हमें वो राउंड या स्फेरिकल शेप में भी दिखाई दे सकता है, रॉड की शेप में भी दिखाई दे सकता है, ऐसे स्पाइरल की फॉर्म में भी दिखाई दे सकता है, कॉमा की फॉर्म में भी हमें दिखाई दे सकता है। अब इन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग इन बैक्टीरियाज को डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी दिए गए हैं। अब यूबैक्टीरिया के अंदर जितने बैक्टीरियाज आते हैं उनमें कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो पैथोजेनिक इन नेचर हैं, कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो नॉन पैथोजेनिक इन नेचर हैं, उनको हम खा भी सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर बैक्टीरियल सेल की शेप स्फेरिकल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोकस। अगर एक ही सफेयर है, अगर एक से ज़्यादा सफेयर्स इकट्ठे पड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब मल्टी सेलुलर हो गया है, बस बैक्टीरिया ने क्या किया है, कॉलोनीज फॉर्म कर ली हैं। अब अगर बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनीज की फॉर्म में प्रेजेंट है तब हम उसको क्या बोलते हैं, अगर दो या ऐसे चेन की फॉर्म में आपको अगर ऐसे बैक्टीरियाज दिखाई देते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। अब अगर बैक्टीरिया रॉड की फॉर्म में है तब हम उसको क्या बोलते हैं, बैसिलस। तब हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बैसिलस। जैसे कि जो बैक्टीरिया कर्ड बनाने के काम आता है, मतलब मिल्क को कर्ड में सेट करने के लिए काम आता है, उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। तो मतलब जो बैक्टीरिया वहां पर प्रेजेंट है उसका शेप क्या होना चाहिए, रॉड, तभी तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अब जिसके नाम के पीछे बैसिलस है तो उसका मतलब क्या है, उस बैक्टीरिया की शेप क्या है, रॉड जैसी है। अब अगर जो बैक्टीरियल सेल है वो स्पाइरल की फॉर्म में है, कॉइल्ड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरलम। ठीक है, तो बच्चों ऐसे आप एग्जांपल ले सकते हो रोडोस्पाइरलम की। अगर बैक्टीरिया की शेप अब कॉमा जैसी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विब्रियो। ठीक है बच्चों, आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि यहाँ पर कोकस की जगह पर आपने कोकाई पढ़ा हो, बैसिलस की जगह पर आपने बैसिली पढ़ा हो। तो वो क्या होता है बच्चों, जब एंडिंग जो है, जो वर्ड की एंडिंग आई के साथ है तो वो किसके लिए है, वो प्लूरल के लिए है। अब यहाँ पर सिंगुलर हमने यूज किया है एक एक बैक्टीरिया के लिए, तो नेम्स जो है वो कुछ इसी तरह से होंगे। बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक बार आपकी एनसीईआरटी का भी रिव्यू लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स लिए गए। तो जो एरिस्टोटल थे उन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट लिया भाई मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। बेसिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स में उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। फर्दर उन्होंने प्लांट्स की 3 कैटेगरीज फॉर्म करी, वो क्या थी, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। और जो एनिमल्स थे उनको इस बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई किया कि कुछ के पास रेड ब्लड है और कुछ के पास रेड ब्लड नहीं है। फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की हमने बात करी थी, जो कि ऑर्गेनिजम्स को 2 ही किंगडम्स में क्लासिफाई करता था, प्लांटिंग एंड एनिमेलिया में। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की भी कुछ ड्रॉबैक्स थी कि जो यूकैरियोट्स थे उनको प्रोकैरियोट्स के साथ रख दिया गया, जो मल्टीसेलुलर थे उनको यूनिसेलुलर के साथ रख दिया गया, या फिर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स थे उनको सिंपल ऑर्गेनिजम्स के साथ रख दिया गया। फिर अभी हम बात करने वाले हैं आगे फर्दर। हमने पढ़ा था 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, और फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में के बारे में भी पढ़ा था, जो कि अभी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो एडिशनली आप याद कर लेना। तो अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं कि जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करी थी तो इसने जो पुराने किंगडम सिस्टम्स थे उनको रिप्लेस कर दिया था।
तो इस किंगडम सिस्टम के अंदर क्या था, सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको कुछ ऐसे क्लासिफाई किया गया कि उनको उनके सेल टाइप के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, उनको उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के टाइप के बेस पर क्लासिफाई किया गया, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, या उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उसके बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, और सेल के अंदर भी सेल वॉल के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करके डिफरेंट किंगडम्स के अंदर रख दिया गया। तो वो कौन से डिफरेंट किंगडम्स थे? किंगडम मोनेरा था, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। आज के लेक्चर में हमने कवर करना है किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हमने ये सारे कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। तो जो किंगडम मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे क्या हैं? वो सारे प्रोकैरियोटिक इन नेचर है। प्रोकैरियोटिक मतलब उनका जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है तो मतलब न्यूक्लियस के अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो है वो एब्सेंट रहेगी। और जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा? वो उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही शो करेगा, मतलब उनकी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो पढ़े थे, जब हमने शेप्स पढ़ी तब हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया है उसके पास सेल्स हैं। तो यहाँ पर हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या देखी कि उनके पास सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें सेल्स मिलकर के टिश्यूज फॉर्म नहीं कर रहे। अगर एक सेल दूसरे के साथ प्रेजेंट है तो वो कॉलोनी फॉर्म कर रहा है, ना कि वहाँ पर टिश्यू फॉर्म हो रहा है। यही जो बैक्टीरिया है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इनके पास बच्चों ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है, मतलब क्या ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं। तो ये खुद से बना सकते हैं तो मतलब इनके पास क्या होगा? पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा। कौन सा? क्लोरोफिल ए, जो कि प्लांट्स के पास भी प्रेजेंट रहता है। तो वैसे ही ये भी अपने अंदर क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम साइनोबैक्टीरिया की। तो अगर बात करें ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की तो वो क्या है? फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक इन नेचर है, मतलब ये केमिकल्स के ऊपर भी फीड करके अपना फूड बना सकते हैं। तो आगे बात करते हैं कि ये हेट्रोट्रोपिक इन नेचर भी हो सकते हैं, मतलब ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकते हैं, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर भी फीड कर सकते हैं। और ये पैरासिटिक इन नेचर भी हो सकते हैं, मतलब किसी और होस्ट की बॉडी के ऊपर रिजाइड करते हुए ये उनसे अपना फूड जो है वो ले सकते हैं। तो ऐसी न्यूट्रिशन भी इनके केस में देखने को मिल सकती है, मतलब भी ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक दोनों ही तरह की न्यूट्रिशन शो करते हैं। फर्दर उसकी भी सब टाइप्स हम इनके केस में देख सकते हैं। फिर बच्चों हमने बात करी थी किंगडम मोनेरा के अंदर डिफरेंट तरह के बैक्टीरियाज की, जिसके अंदर हमने पढ़ा था आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में, फिर हमने बात करी थी यूबैक्टीरिया के बारे में। यूबैक्टीरिया के अंदर हमने डिफरेंट शेप्स के बैक्टीरियाज देखे थे। किंगडम मोनेरा के अंदर हमने डिफरेंट तरह के बैक्टीरियाज पढ़े थे, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा की हमने बात करी थी। तो अब जो आर्कियोबैक्टीरिया था उसके अंदर हमने पढ़े थे 3 तरह के बैक्टीरियाज। एक थे हेलोफाइल्स, एक थे मेथेनोजेंस, एक थे हमारे पास थर्मोएसिडोफाइल्स। अब यही जो 3 तरह के बैक्टीरियाज हैं इनकी हमने डिटेल्स कवर कर ली हैं। फिर हमने बात करी थी यूबैक्टीरिया के बारे में कि ये क्या है। ओमिनी प्रेजेंट है भाई बच्चों, ये हर जगह पर मिलते हैं आपको। तो ये ऐसे बैक्टीरियाज आपको हर जगह पर मिलेंगे। यूबैक्टीरिया के अंदर हमने थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करनी है, तो इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरियाज जो कि क्या कर सकते हैं? अपना खाना खुद से बना सकते हैं। मतलब वो क्या होंगे? वो ऑटोट्रोफिक इन नेचर होंगे, वो प्लांट्स की तरह ही काम करते होंगे। उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट रहती होगी? उनके अंदर भी प्रेजेंट रहती होगी एक स्पेशल तरह की पिगमेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफिल। तो जो साइनोबैक्टीरिया है उसके पास भी एक पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल ए बोला जाता है, जो कि सिमिलर है टू द प्लांट्स, वो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जो कि इनको अपना खाना खुद बनाने में हेल्प करता है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो हमने किसके अंदर पढ़ना है बच्चों? हमने यूबैक्टीरिया के अंदर ही कवर करना है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो हमने किसके अंदर कवर करना है? वो हमने कवर करना है यूबैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं। तो बच्चों जो साइनोबैक्टीरिया है वो बेसिकली क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, मतलब वो एक ही सेल से बना हुआ होता है, मगर वो कॉलोनीज की फॉर्म में रह सकता है।
और या फिर कॉलोनीज जब फॉर्म होंगी एक के साथ एक बैक्टीरिया ऐसे पड़ा होगा तो वो क्या बना देगा, एक फिलामेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ऐसा जो बैक्टीरिया है वो हमें फ्रेश वाटर या मरीन या टेरेस्ट्रियल एल्गा की फॉर्म में मिलेगा। तो जो ये कॉलोनीज हैं ये जनरली इनके अराउंड एक जेलेटिनस शीट प्रेजेंट रहती है, और ये ही जो बैक्टीरिया है, यही जो साइनोबैक्टीरिया है वो वाटर बॉडीज में पॉल्यूशन का कारण भी बनता है। तो ऐसा बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, वो ब्लूम्स फॉर्म कर देता है जिसको हम एल्गल ब्लूम्स बोलते हैं। जो इनमें से ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनमें से ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जिसको क्या बोला जाता है, हेट्रोसिस्ट। अब इसी हेट्रोसिस्ट की हेल्प से ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। अब ऐसे साइनोबैक्टीरिया को जिसके पास ये फीचर है कि वो अपना नाइट्रोजन फिक्स कर सके, उसकी क्या एग्जांपल है, उसकी एग्जांपल क्या है, नॉस्ट्रॉक या फिर ब्लू ग्रीन एल्गा, एक ही बात है। अब हम बात करेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया की। तो ये कुछ ऐसा बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन कर सकता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है उनसे, जैसे कि नाइट्रेट्स को जैसे कि ये नाइट्रेट्स की ऑक्सीडेशन कर सकता है, नाइट्राइट्स की ऑक्सीडेशन कर सकता है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन कर सकता है, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। मतलब क्या है, जो ये बैक्टीरिया है, मतलब जो ये नॉस्टॉक है, ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जो क्या कर सकता है कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके वहां से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी। अब वो जो एटीपी है वो ये अपने फंक्शंस के लिए यूज करेगा। तो ये जो बैक्टीरिया है ये काफी ज्यादा ग्रेट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर को दोबारा से रिसाइकल करने के लिए। तो ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड इवन आयरन को भी ये क्या कर सकता है, आयरन को भी ये क्या कर सकता है, रिसाइकल करने में हमारी हेल्प करता है। बच्चों, हमारे अराउंड जितना भी बेसिकली बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है मोस्टली वो हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर है, मतलब वो अपना खाना दूसरों से डिराइव करेगा। तो ऐसे बैक्टीरियाज बेसिकली क्या है, मेजॉरिटी में जो प्रेजेंट है वो डीकम्पोजर्स हैं। तो इनका हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट रोल हम देख सकते हैं, वो क्या है कि जब भी हमने मिल्क को कर्ड की फॉर्म में सेट करना है वहाँ पर हम एक स्पेशल तरह का बैक्टीरिया यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। अब वही जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या है, वो एक हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही है जो कि हमें किस चीज में हेल्प करता है, कर्ड फॉर्म करने में हेल्प करता है। अब कुछ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में ये हेल्प करते हैं इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जो कि फलीदार पौधे होते हैं जिनके ऊपर बीन्स ग्रो करती हैं। अब बीन्स वाले पौधों में एक प्रॉब्लम रहती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते अपनी ग्रोथ के लिए, बट उनको अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए होता है। जब वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाते तब उन लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स के अंदर, रूट नोड्यूल्स के अंदर एक स्पेशल तरह का बैक्टीरिया जिसको एजोटोबैक्टर या फिर राइजोबियम बोला जाता है वो रिजाइड करता है। अब वही बैक्टीरिया उस लेग्यूमिनस प्लांट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। जो भी एजेंट बायोलॉजी में कोई भी तरह का आप पढ़ोगे कि वो डिजीज कॉज करता है तो उसको हम पैथोजन ही बोलते हैं। तो जो भी बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग है या हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं,
पैथोजन बोलते हैं। तो सम पैथोजेंस जो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं या इवन प्लांट्स की बॉडीज को भी डैमेज करते हैं, मतलब पूरी क्रॉप को खराब कर देते हैं, वैसे भी बैक्टीरियाज एग्जिस्ट करते हैं, या एनिमल्स या पेट एनिमल्स को भी वो हार्म करते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो एज अ पैथोजन एक्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ डिजीज गिवन है जैसे कि कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस एंड सिट्रस कैनर। इनके लिए जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। कॉलेरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है विब्रियो कॉलेरा, और जो टाइफॉइड है इसके लिए सैल्मोनेला टाइफी, और जो टेटनस है इसके लिए है सी बड़ी आएगी बच्चों, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, और जो ये सिट्रस कैनर है जो कि ऐसी बीमारी है जो कि सिट्रस फ्रूट्स के अंदर ही होती है। इसके साथ पूरे प्लांट के पार्ट्स जैसे कि ट्विग्स, लीव्स, फ्रूट्स सारे सफ़र करेंगे। ऐसे केस में क्या होता है कि प्लांट के अंदर प्री मेच्योर फ्रूट की फॉलिंग होनी शुरू हो जाती है, लीव्स भी जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली इसके लिए सिट्रस कैनर के लिए कौन सा कॉजेटिव एजेंट है? ज़ेंथोमोनास, सिट्री, पीवी, ये आपने याद रखना है। तो ये डिफरेंट बैक्टीरिया जो हैं वो क्या है, पैथोजेनिक इन नेचर हैं। कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस बीमारी के लिए कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, तो नाम आपने याद रखने हैं। बढ़ते हैं अब लास्ट ऑर्गेनिज्म की तरफ, वो क्या है, माइकोप्लाज्मा, जो कि काफ़ी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अराउंड सेल वॉल नहीं है। यही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है इस किंगडम के अंडर जिसके पास सेल वॉल नहीं है, बाकी सारे बैक्टीरियाज के पास सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी। तो माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। छोटे छोटे लिविंग सेल्स हैं तो बिना ऑक्सीजन के भी ये रह सकते हैं। काफ़ी जो माइकोप्लाज्मा हैं वो पैथोजेनिक इन नेचर हैं, एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं और प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो PPLO की हम यहाँ पर बात करेंगे जिसको हम ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो इसके साथ किंगडम मोनेरा के सारे ऑर्गेनिज्म, मतलब सारे के सारे बैक्टीरियाज हमने कवर कर लिए हैं। कल के लेक्चर में हम बैक्टीरियल सेल के कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे और बाकी के किंगडम्स प्रोसीड करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर जो वर्थ लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।